जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू भूग्राफी। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक जो हमने बात की अपने प्रीवियस 4 to 5 वीडियोस में, हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात की और उस चैप्टर को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। वो चैप्टर आपको डायरेक्टली क्लास 10th में आपको मिल जाता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपको सिर्फ फॉर क्लास 10th इम्पॉर्टेंट है, इन 9th ऑल्सो, इन अपकमिंग 11th एंड 12th अगर आप ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज से कंटिन्यू करते हैं, एंड इवन इन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, दैट chapter will help you out in some ways, that I can say. And yes, if I talk about today's lecture, it is based on our new topic, and new topic is forest and wildlife resources. Forest and wildlife resources, again in class 9th you will find some chapters on which where we have talked about Indian vegetation cover and wildlife, और अगेन इन 11th एंड 12th जहाँ पे फिर से नेचुरल वेजिटेशन को इन डिटेल हमने पढ़ा है। सेम चैप्टर you will find over there as well, and again in your UG and PG classes these topic are there. So today's वीडियो लेक्चर जो है आज का हमारा वो बेस्ड होने वाला है सिर्फ इसी टॉपिक पे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, तो जब हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर जो हमने पिछले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन की जब हमने बात की थी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमने देखा था जो फर्स्ट कैटेगरी थी वहाँ पे थी फॉरेस्ट। जो हमारे अवेलेबल लैंड एरियाज़ हैं उनमें जो फर्स्ट यूटिलाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट, फर्स्ट कैटेगरी। वेरी इंपॉर्टेंट वन। वाई वेरी इंपॉर्टेंट वन? बिकॉज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। हमारे अर्थ सरफेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हम कंसीडर करते हैं वो इन्हीं को करते हैं। क्यों करते हैं इन डिटेल वो आपको पता लगने वाला है थ्रू आउट द चैप्टर, जब हम टॉपिक वाइज टॉपिक वी विल डिस्कस इट। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर और दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज स्टूडेंट्स, सो यस वी ह्यूमंस हम इस प्लानट पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अस जो हम इस अवेलेबल अर्थ सरफेस को यूटिलाइज करते हैं, हम शेयर करते हैं इस प्लानट अर्थ को विद वेरियस एनिमल्स, with various plant cover and different other microorganisms are also, we all are sharing, we could say we are sharing the whole earth planet among us. And while living on this planet earth with plants, with animals, with other microorganisms, we all are forming a ecological web. उसी इकोलॉजिकल वेब को एक टर्मिनोलॉजी दी गई है हमारी ज्योग्राफी में जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इन एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 मार्क्स के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज इकोलॉजी या डिफाइन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज नथिंग एल्स जो हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उनका जो सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट है उस पूरे स्पेस को हम टर्म करते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को मैं हमेशा एक फॉर्मूले से पढ़ता हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इकोलॉजी इज इक्वल टू व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके आ जाएंगे ह्यूमंस, ऑब्वियसली ह्यूमंस विल कम, हमारे ह्यूमंस आएंगे सबसे पहले, फिर हमें वहाँ पे मिल जाएंगे प्लांट्स और आपके एनिमल्स आ जाएंगे एंड वेरियस अदर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वो सभी हमारे किस में आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लस इसके साथ साथ हम उस फिजिकल इन्वायरमेंट को, किस फिजिकल इन्वायरमेंट में वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। So that is physical environment. So ecology is equal to living organism plus physical environment, and you can define it in such a way, ecology refers to a place where various living organisms लिविंग एंड ग्रोइंग इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये तो हो गई बात इकोलॉजी की।
और इस इकोलॉजी का पार्ट हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरियाज एंड ऑल, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस इकोलॉजी। हम जब इकोलॉजिकल बायो की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यस, हमारे जो हमारी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ विच आर ऑन दिस प्लानट अर्थ। एंड प्लांट्स की हम बात करें, फॉरेस्ट कवर की हम बात करें, या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करें, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। वाई दे आर इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। We humans, for our survival, for our growth, for our sustenance, I must say, we need food, we need air, we need water. हमें फूड चाहिए जिससे हम खुद को फीड कर सकें, वी नीड एयर कि हम ब्रीदिंग अच्छे से कर सकें, एंड वाटर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि उसके बिना हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल है। सो यस, फूड, एयर, वाटर, जिन 3 रिसोर्सेज की हमने बात की फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, उनको रिवाइव करने का काम, उनको रीन्यू करने का काम कौन करता है, उनको फ्रेश करने का काम कौन करता है, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। दे आर द वन जो हमारे उस एयर की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं जो हम यूज़ करते हैं विन ब्रीद, वो हमारे वाटर की प्योरिटी को इन्हांस करते हैं आई मस्ट से, जिन्हें हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो सॉइल, सॉइल को भी रिन्यू करने का काम हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं, और उन्हीं सॉइल पे हमारा जो फूड है वो प्रोड्यूस होता है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स, बीइंग अ ह्यूमंस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम, क्योंकि इट इज बीइंग कंसीडर्ड कि ह्यूमन बीइंग्स आर द वाइजेस्ट स्पीशीज ऑफ द गॉड। भगवान ने जो पूरा नेचर बनाया उसमें सबसे वाइजेस्ट स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स अस। So being the wisest one, it's a prime responsibility to take care of all of them. So on that note, yes, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन्हें उनकी देखभाल करनी है, उनकी केयर करनी है। तो उसके लिए yes, why else they are important? That's also a question used to be asked. What's other rules of them? So yes, they are renewing our plant, our air, our वाटर जो हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, अपने सॉइल को रिन्यू करती है। यस, दे ऑल आर एग्जैक्टली करेक्ट। बट वन मोर डेटा आई वांट टू शेयर विद यू, वन मोर इंफॉर्मेशन। यस, अगर आप जस्ट अपोजिट सिनेरियो सोचने की कोशिश करें, अगर प्लांट्स और एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट से हटा दिए जाएं, कैन यू थिंक ऑफ एनी इकोलॉजी, कैन यू थिंक ऑफ एनी इन्वायरमेंट विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स? डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा वो नो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बिना प्लांट्स एंड एनिमल्स के हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में आपका बैलेंस मेंटेन होगा। अगर प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे, कैसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपका होगा? अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही नहीं होगा, कैसे रेनफॉल अगर होगी, और रेनफॉल नहीं होगा, आपको फ्रेश वाटर कहाँ से मिलने वाला है? यू विल नॉट गेट इट। तो कंक्लूजन ये है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए हम कंसीडर करते हैं जो हमारे फॉरेस्ट कवर हैं, मेनली फॉरेस्ट कवर जो हमारे इंडिया के हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि वो डिसाइड करने वाले हैं कि अदर जो ह्यूमंस रिक्वायरमेंट हैं उनको हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि अदर रिसोर्सेज शुड बी रिप्लेनिश, शुड बी ग्रो, विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. So it's very important to talk about forest. It's very important to discuss about them. इसीलिए हम forest को consider करते हैं, जब हम forest की बात करते हैं, इनको हम consider करते हैं primary producers, जिन पे other living beings हमारे dependent होते हैं. अगर ये ना हो तो हम कह सकते हैं कि survival जो है बहुत ही मुश्किल होने वाला है. So whatever we have discussed in the introduction of this chapter, yes, forests and wildlife resources, they are important. We have talked about them. Now moving ahead, some more stats, some more information about forests and wildlife resources if we want to discuss. So थोड़ा बहुत डिटेलिंग पे आते हैं. हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात की, इनके इंपॉर्टेंस की बात की. एग्जैक्ट पिक्चर, एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, क्या स्टेटस है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का इन इंडिया में, थोड़ी बात अब हम उस पर करते हैं. तो आप सभी ने अपने अर्लियर क्लासेस में 2 टर्म बहुत सुने होंगे. एक सुना होगा फ्लोरा,
दूसरा सुना होगा फौना। सभी को पता है फ्लोरा रिफर्स टू व्हाट? फ्लोरा रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी। और जब हम फौना की बात करते हैं, फौना रिफर्स टू एनिमल्स कम्युनिटी। और इंडिया में अगर हम बात करें क्या स्टेटस है फ्लोरा एंड फौना का, सो इंडिया स्टूडेंट्स इज बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, पूरे ग्लोब में अगर हम बात करें, सो सिर्फ 12 ऐसी कंट्रीज हैं जो इंक्लूड की गई हैं मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज में, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट आवर कंट्री इंडिया इज द पार्ट ऑफ इट। सो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही रिच है, और वो इंश्योर करती है कि हमारे जो ह्यूमंस हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका सर्वाइवल इंश्योर हो सके, उन्हें वो चीज़ें मिल सकें जो उनके ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सम नंबर्स अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फौना की, जब हम बात करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के रेफरेंस में, सो इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड कि इंडिया में जो टोटल फ्लोरा स्पीशीज़ हैं, its number is around 47,000. 47,000 types of flora species are in India. And with this much flora species, students, हम रैंक करते हैं 10th in world. वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंक है वो 10th है। किस मामले में? फ्लोरा स्पीशीज के बारे में, प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में। और ऑल ओवर द एशियन कॉन्टिनेंट में 4th। With how much flora species? With 47,000 of flora species. And out of this 47,000 of flora species, 15,000 of species are flowering plants. उनमें से फ्लावरिंग प्लांट्स कितने हैं? 15,000। ये सभी MCQ क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसका अगर हम सेपरेट शेयर की बात कर लें ऑल अराउंड द ग्लोब, तो इंडिया में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड के 6% फ्लावरिंग प्लांट्स के इक्वल है। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स फ्लावरिंग प्लांट स्टूडेंट्स, इट्स 6%। अगेन अ इम्पॉर्टेंट डेटा एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑल्सो, कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यस दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट रिच इन देयर बायोडाइवर्सिटी। So these stats, these numbers itself speaks, ये खुद ही बोल रहे हैं कि yes, India is one of the mega biodiversity nation। अब थोड़े बहुत हम फौना की बात करें, तो जब हम फौना की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया में जो फौना स्पीशीज को कंसीडर किया गया दैट्स अराउंड 90,000। अगेन अ वेरी गुड नंबर। जितने टाइप के हमारे एनिमल्स कम्युनिटी, एनिमल स्पीशीज इंडिया में मिलती है वो है टोटल 90,000। और इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड जो पूरे वर्ल्ड की 8% ऑफ एनिमल स्पीशीज हैं वो हमारे इंडिया में मिलते हैं, विच इज अगेन इटसेल्फ अ वेरी गुड नंबर। सो दिस शोज इंडियाज रिचनेस इन फ्लोरा एंड फौना। It shows that yes, we are one of the nations which have quite good number जब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। बट here again, जो हमने लैंड रिसोर्सेज में बात की थी, कुछ स्टडीज़ अभी रिसेंटली जो आई हैं उनके बिहाफ पे अगर हम बात करें, यस हम इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं, हम इस चीज़ों को ओवरलुक करते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट जो आपने उस ट्रायंगल में पढ़ी थी, हम क्या कंसीडर करते हैं? रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, दे डू हैव देयर लिमिटेशंस, they do take time to replenish themselves, so that's why we needs to conserve them। and here again happening with the forest and wildlife resources students, क्या हो रहा है? because of this overlookness towards the forest and wildlife resources, हम क्या कर रहे हैं? उन forest and wildlife resources को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, और जिसका एंड रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि कुछ एस्टिमेट्स लगाए गए हैं बाय द रीडर्स, बाय द जोग्राफर्स हु यूज्ड टू डू द सर्वे टाइम टू टाइम। उनके अकॉर्डिंग जो हमने ये एस्टिमेट्स लगाया है कि 10% ऑफ फ्लोरा एंड 20% ऑफ फौना, 10 फ्लोरा का और 20 फौना का, दे आर
लाइकली टू इंडेंजर्ड, ये बहुत ही जल्द इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुके हैं और बहुत ही जल्द ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं एक्सटिंक्ट? क्या रीज़न है कि जो हमारे फॉरेस्ट कवर हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या हमारे वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? तो रीज़न इज अगेन अस, द ओवर पॉपुलेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट, सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट, एंड ऑब्वियसली द इंडस्ट्रीज, मोर इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड। तो ये सारे लैंड एरिया, अगेन द सेम पॉइंट, लैंड एरिया इज नॉट समथिंग विच इज इंक्रीजिंग, इट्स ओनली अस द पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजिंग। तो हमें क्या करना है? हमें उन रिसोर्सेस को ओवर यूटिलाइज नहीं करना है, बट अगर लोग ही ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे? वी आर बाउंड टू डू सो। So population control is the first requirement for countries like India. Otherwise, we can't think of a developed nation, or whether in future we would be the part of developed nation. We will remain developing till the time population of India will not be controlled. Okay, coming to the topic. So what is being estimated? 10% and 20%, or 10% of flora, 20% of fauna, they are around to extinct or on the verge of extinction. अगर हम कुछ स्पीशीज़ की बात करें जो हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वी ऑल नो एशियाटिक चीता हमारा एक्सटिंक्ट हो चुका है, पिंक हेडेड डक, दे आर ऑल्सो द वन ऑफ द स्पीशीज़ विच आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन स्पीशीज़ की जो उन ओवरलुकनेस की वजह से, इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट की वजह से हमारे इन्वायरमेंट से वैनिश हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब कुछ डेटा रिलेटेड टू दीज वैनिशिंग फॉरेस्ट कवर जो हमने बात की, तो इंडिया के जब हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर जो 2011 में स्टडी आई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट कवर है सिर्फ 21.05%, जो कि बहुत कम है जब हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं। हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है एनएफपी के अकॉर्डिंग जो किसी हमारी कंट्री का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%, बट है कितना हमारे पास? 21.05% अकॉर्डिंग टू 2011। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में इकोलॉजिकल बैलेंस है? नहीं है। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई देयर आर मेनी सिटीज इन आवर कंट्री which are being included in the list of world's polluted cities. कई सारी ऐसी सिटीज हैं इंडिया की जो आज इंक्लूड हो चुकी हैं इन द वर्ल्ड पोल्यूटेड सिटीज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं है। दिल्ली सबको पता है, दिल्ली इज वन ऑफ दोज सिटीज इन इंडिया जो वर्ड्स में हम अगर कंपेयर करते हैं जो टॉप 5 में आपको दिल्ली मिलने वाली है। पॉपुलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हम मेंटेन कर रहे हैं। बट वी हैड सीन सम ग्रोथ, सम इंक्रीज इन दिस फॉरेस्ट कवर। वो कब आया? जब हमने उन कंजर्वेशन मेथड्स को ऑप्ट किया जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सजेस्ट किए गए थे। एंड उसका रिजल्ट जो रहा वो ये रहा कि 2019 तक जो एनएफपी ने, नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट में के थ्रू जो हमारे डेटा आए हैं, अब हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो पहुंच चुका है 24.56 तक। यानी हमने एक इंक्रीज देखा है जब हम बात करते हैं इन फॉरेस्ट कवर, बट स्टिल टू रीच हियर 33 इट विल टेक टाइम। कितना टाइम लेगा? अगर वी विल बी कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट देन ओनली। 2011 में 21 था, 2019 में 24.56 हुआ। दैट मीन्स 4.5% फॉरेस्ट कवर हमारा इंक्रीज होता है 8 सालों में। कितने सालों में? 8 सालों में। तो अगर सेम स्पेस पे अगर हम कंसीडर कर लें कि सेम पेस पे कितने टाइम तक हम इस गोल तक पहुंचेंगे, तो 4.5 33 तक जाना है, 24.5 ये है, कंसीडर इट 25, 5, 3, 8.5 हमको और अचीव करना है इतने परसेंटेज। तो यानी इसको आप डबल कर लीजिए, यानी 16 मोर ईयर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ माइन अगर सेम चीज़ें कंटिन्यू की, सेम कंजर्वेशन मेथड्स को हम ऑप्ट करते रहें, तो आफ्टर 16 ईयर्स दैट मीन्स
2023 से 16 ऐड आप करेंगे 2039 या 2040 तक we would have been achieved this। हम इसको अचीव तभी कर पाएंगे अगर सेम वे में हमारा फॉरेस्ट कवर क्या कहते हैं कंजर्व होता रहा, हम स्ट्रैटेजीज को, हम उन कंजर्वेशन मेजर्स को अगर ऑप्ट करते रहें तो बाय 2040 वी विल अचीव दिस। बट इफ सम हिंडरेंस विल कम इन बिटवीन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस। ओके, back to the topic. So we have talked about, in introductory part we have discussed what actually the importance of forest and wildlife resources, क्यों important है, हमने ecology की बात की, उनके definitions की बात की, whole emphasis on forest and wildlife, क्या उनकी importance है, क्यों वो बहुत ही important role play करते हैं in human survival और humans का क्या role है towards them। Then flora and fauna in India, some stats we have discussed, their numbers, our ranking, the percentage and the forest cover, the vanishing forest जो हमारे हो रहे हैं because of the multiple development projects are going on, कई human activities भी responsible हैं क्यों forest cover हमारा कम हुआ है। and we have talked about a few glimpses of NFP, National Forest Policy की भी हमने बात कर ली। अब चलो जो ये हमारे फॉरेस्ट कवर कम हुए हैं या बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, चीज़ अच्छी है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज फॉरेस्ट कवर विच आर अवेलेबल, या जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, तो वो कितने हैं 24.56। तो जितने हमारे अवेलेबल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के हैं उनका हमने क्या किया, कैटेगराइजेशन किया है। कैटेगराइजेशन भी स्टूडेंट्स किया है हमने, उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है द टोटल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कवर इन इंडिया। जितने इंडिया में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ या प्लांट्स एंड अदर एनिमल स्पीशीज हैं उन सभी को हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। व्हाट आर दोज 6 कैटेगरीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर, वन बाय वन वी विल डिस्कस देम and with examples we will try to understand them. So forest cover कितना है हमारा 24.56। अब इस 24.56 फॉरेस्ट कवर या अवेलेबल जो हमारे एनिमल स्पीशीज हैं इनको कैटेगराइजेशन का काम किया है IUCN ने। IUCN के जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन for conservation of International Union for Conservation of Nature and Natural Resources। तो ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन शॉर्ट IUCN हम बोलते हैं, and their full form is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources। अब बात करते हैं उन कैटेगराइजेशन की जितने हमारे अवेलेबल प्लांट्स या एनिमल्स हैं। सो वी हैव 6 कैटेगरीज है। कितनी है हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, और वन बाय वन करके हम 6 कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी है वो है नॉर्मल स्पीशीज। नंबर 1 नॉर्मल स्पीशीज। जब हम नॉर्मल स्पीशीज की बात करते हैं तो नॉर्मल स्पीशीज स्टूडेंट्स वो स्पीशीज, वो प्लांट्स लाइफ या एनिमल्स होते हैं जिनके नंबर्स या पॉपुलेशन आर गुड, दे गुड हैं और इतने नंबर्स पे हैं कि वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया है नॉर्मल स्पीशीज। सो द प्लांट और एनिमल्स विच आर good in population, good in numbers, or not good, तो you can use the word enough for their survival। ऐसी सभी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल स्पीशीज बोलते हैं। तो उनके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नॉर्मल स्पीशीज के एग्जाम्पल, जितने हमारे कैटल्स हैं, काउज, बफलोज, दे ऑल विल कम अंडर इन नॉर्मल स्पीशीज। जो हमारा शाल प्लांट है, शाल शीशम, या मस्ट हैव हर्ड दिस, तो वो भी हमारा नॉर्मल स्पीशीज में आता है। पाइन ट्री अगेन ये भी हमारा नॉर्मल स्पीशीज में आएगा।
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द नॉर्मल स्पीशीज। ऐसे प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो अच्छे पॉपुलेशन में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, और वो इतने इनफ हैं कि अपने सर्वाइवल को इंश्योर करेंगे आगे आने वाले टाइम में, इसलिए उन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पीशीज बोलते हैं। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं विच आर इन डेंजर, जैसा नाम है इंडेंजर्ड, सो दे आर इन डेंजर टू व्हाट, टू एक्सटिंक्शन। अब ये डेंजर में क्यों है, क्यों वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं? बिकॉज जो चीज़ें उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका जो हैबिटाट है, सभी अपने प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ का अपना एक हैबिटाट होता है जहाँ वो रहना पसंद करते हैं, जहाँ वो ग्रो करना पसंद करते हैं, जहाँ वो खेल, जैसे हम ह्यूमंस का एक अलग हैबिटाट है, हम अपने घर में रहना पसंद करते हैं, अपने प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करते हैं। ऐसे जो हमारे एनिमल्स हैं दे ऑल्सो हैव देयर हैबिटाट, उनको वही स्पेस चाहिए जो उनके ग्रो के लिए या उनके खेलकूद के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक स्पीशीज का एक अपना हैबिटाट होता है एंड दे आर कंफर्टेबल इन दैट ऑल्सो, बट because of the human activities we are disturbing the habitat of such species, and due to that they are in danger of extinction, and if the negative factors will continue they will extinct, they will vanish from our environment। तो उन सभी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज। और जब हम इंडेंजर्ड स्पीशीज के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सो यस वी हैव हियर इंडियन राइनो, ये भी हमारा इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इंडियन वाइल्ड एसेस, ये भी हमारा एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। सो कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जब हम इन 6 कैटेगरीज में बात करते हैं। व्हाट आर दोज स्पीशीज विच आर आइदर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और इन दिस लिस्ट। फिलहाल ये 2 एग्जाम्पल यू कैन राइट इन इंडेंजर्ड। देन आफ्टर जो हमारी 3rd कैटेगरी है गिवन बाय IUCN स्टूडेंट्स, दैट इज वल्नरेबल स्पीशीज। नाम से ही क्लियर है, दे आर वल्नरेबल, मतलब इंडेंजर्ड में इंक्लूड होने वाले हैं और उसके बाद वो एक्सटेंट हो जाएंगे। ऑल द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विच आर अबाउट टू इंक्लूडेड इन द इंडेंजर्ड लिस्ट, और अगर वो नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू रहेंगे तो कई बार अब जब ये डेफिनेशन आप देखेंगे आपको आएगा नेगेटिव फैक्टर। सो व्हाट आर दोज नेगेटिव फैक्टर? नेगेटिव फैक्टर इज द ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज, urbanization, industrialization, they all are the negative factors for the forest cover, for the wildlife, क्योंकि कंटिन्यूस हम उनके हैबिटाट को हिट कर रहे हैं, we are disturbing them। कोई आपका घर को आके तोड़ेगा तो क्या आप रह पाओगे, क्या आप ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। Similarly is happening with these wildlife resources of us, with the forest cover of India। तो ये वो सारे negative factors हैं जिनकी वजह से, and yes also the physical environment is changing, जिसकी वजह से हमारे जो animal या plant species हैं they are decreasing, but more it's human activities or human interference you can say। So vulnerable species are those species which are about to included in endangered list if the negative factors will continue to operate। और vulnerable में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो vulnerable में इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पे आपको ब्लू शीप देखने को मिल जाएगा, they are vulnerable। then इंडियन एलिफेंट्स, ये भी आपके वन ऑफ द स्पीशीज हैं जो हमारे vulnerable की कैटेगरी में आते हैं। तो कितने हो गए? 3 हो गए, नॉर्मल स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज। अब एक आपके आते हैं एंडेमिक स्पीशीज। कौन से? एंडेमिक स्पीशीज। सो एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज स्टूडेंट्स विच आर जनरली फाउंड इन एन एरिया। वह किसी पर्टिकुलर एरिया में भी आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ उसी एरिया में उनका हैबिटाट होगा, वहीं वो ग्रो करते हैं, वहीं वो लिव करते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। So all the plants and animal species which are found in a particular area, किसी एक particular area में ही मिलते हैं,
उन हम सारे स्पीशीज को किस लिस्ट में रखते हैं, एंडेमिक स्पीशीज की लिस्ट में रखते हैं। तो वो हमारे हो जाएंगे एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज के जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे अंडमान टील, निकोबार पिजन, दे आर ऑल्सो एंडेमिक। और यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है मिथुन। वो डिस्को डांसर वाले मिथुन नहीं है ये। मिथुन एक हमारे कैटल होता है जनरली नॉर्थ ईस्टर्न साइड का। इट्स अ कैटल ऑफ माउंटेन्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे हमारे नदर्न पार्ट में काउज, बफेलोज, दे आर बीइंग कंसीडर्ड एज कैटल्स। तो ये जो हमारे माउंटेन्स के कैटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिथुन। और मिथुन जो हमारा है ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। तो ये कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू एंडेमिक स्पीशीज। मिथुन कैटल ऑफ माउंटेन आप समझ सकते हो, एंड दे आर बीइंग कंसीडर्ड एज द स्टेट एनिमल और बीइंग they are declared as the state animal for the Nagaland and Arunachal Pradesh. So that's endemic species for you. Then after the fifth one is rare species. कौन सा species? Rare species. So by its name it's quite clear. Rare का मतलब जो easily ना मिले, जो कम होते हैं numbers में. All the plant and animal species which are small in number, but if वो negative factor लगातार कंटिन्यू रहेंगे, ये भी माइट बी द पार्ट ऑफ वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड एंड देन आफ्टर दे विल एक्सटिंक्ट। तो वो सारे स्पीशीज हमारे किस में आएंगे, रेयर स्पीशीज में। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे हिमालयन ब्राउन बियर, ये हमारा रेयर स्पीशीज है। हॉर्नबिल सभी ने सुना होगा, ये हमारा रेयर स्पीशीज है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीशीज। तो कितने हो गए, नॉर्मल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेमिक एंड रेयर। वन मोर इज हेयर, अब वो है हमारा, इसको मैं नीचे बना लेता हूं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो हमारे ऑलरेडी गायब हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं हमारे इन्वायरमेंट से। उनको हम सर्च भी करें तो हमारे इन्वायरमेंट में वो नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसी सारी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। स्पीशीज जैसे यहाँ पे एग्जांपल पहले हम लिख लेते हैं। एशियाटिक चीता आपका हो गया, ये हमारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। पिंक हेडेड डक आपका हो गया, ये हमारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। So all these species are already extinct. They are vanished from the environment. They will not be found after searches. तो वो हो गए आपके extinct species. So total 6 जो IUCN ने कैटेगराइजेशन किया of the available plants and animal species, starting from normal species, followed by endangered species, vulnerable species, endemic species, rare species and extinct species. कुछ extinct में एक हमारा जो क्या कहते हैं, वन ऑफ द स्पीशीज विच आर बीइंग फाउंड, एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता पे एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। उसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए जो आपको हेल्प करने वाली है कि कैसे आप इन सारे स्पीशीज के नेम को ईजिली लर्न कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, एंडेमिक हो गया, रेयर हो गया और फिर एक्सटिंक्ट हो गया। तो कैसे हम क्विकली कोई एक ऐसा वर्ड या कोई ऐसी ट्रिक जो हमको पता हो कि हम बस उसको याद कर लें, वो हमें हेल्प कर देगा टू मेमोराइज द नेम ऑफ दोज स्पीशीज। तो आप क्या करने वाले हैं, सभी स्पीशीज के फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट लेटर को हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो नॉर्मल का फर्स्ट लेटर क्या है, एन, हमने एन ले लिया। इंडेंजर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, ई, हमने ई ले लिया। वल्नरेबल का फर्स्ट लेटर क्या है, वी, हमने वी ले लिया। एंडेमिक का फर्स्ट लेटर क्या है, ई, हमने ई ले लिया। रेयर का फर्स्ट लेटर क्या है, आर, हमने आर को भी ले लिया। बन गया ना कोई टर्म, नेवर। नेवर आप याद करेंगे, 5 आपको याद हो जाएंगे। और नेवर के साथ हमेशा जब हम बोलते हैं किसी डायलॉग में, स्टेटमेंट में, नेवर एवर, नेवर एवर आई गोना रिपीट इट अगेन, हम किसी कभी भी इसको कभी भी, तो कभी भी नेवर एवर मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगा। तो नेवर को हम पूरा लेंगे, फिर एक्सटेंड क्या ई लेके हम बना देंगे उसको
एवर। तो ट्रिक क्या हो गई? नेवर एवर। नेवर से हो गया आपका नॉर्मल स्पीशीज, नेवर के एन से हो गया आपका नॉर्मल स्पीशीज, ई से हो गया इंडेंजर्ड स्पीशीज, वी से हो गया वल्नरेबल स्पीशीज, ई से हो गया एंडेमिक स्पीशीज, और आर से हो गया आपका रेयर स्पीशीज, और एवर में से हम ई लेंगे और ई से हो जाएगा एक्सटेंट स्पीशीज। तो वी ई आर को हम डिलीट रखेंगे, इससे कोई हमारी पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं है। बट इफ यू विल रिमेंबर नेवर एवर, तो IUCN का जो क्लासिफिकेशन है अबाउट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज यू विल इजीली लर्न। अब एशियाटिक चीता पे थोड़ी बात कर लेते हैं। यस, एशियाटिक चीता की जब हम बात करते हैं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज। जब हम इस पर्टिकुलर मैमल की बात करते हैं एंड अबाउट एशियाटिक चीता इट्स बीइंग सेड कि ये जो हमारे वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है, कौन सा? एशियाटिक चीता, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल, सबसे तेज दौड़ता है। और इसकी जो स्पीड कंसीडर की गई है, इट्स स्पीड ऑफ एशियाटिक चीता की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एशियाटिक चीता यूज्ड टू बी फाउंड इन अ कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट मैमल, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट। इंडिया में भी ये मिलता था और इसकी स्पीड को हमको ने कंसीडर किया वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल, और ये 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता था, इसीलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। सुपर बाइक दे कैन रन, हम ड्राइव करते हैं तो 112 किलोमीटर, वी कैन इमेजिन हाउ फास्ट दे कैन रन। सो इसीलिए वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल। प्रायर टू 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, सो एशिया या अफ्रीका में हमको एशियाटिक चीता देखने को मिलते थे, बट बिकॉज ऑफ देयर डिस्टर्बेंस इन देयर हैबिटाट, मे बी डिस्टर्बेंस इन देयर प्रे, उनको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती थी, या उनके हैबिटाट में कुछ ऐसे चेंजेस रहे जिनकी वजह से इन इंडिया 1952 में इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हमने क्या घोषित कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया, ये हमारे इन्वायरमेंट से एक्सटेंड हो चुके हैं। ऐसा हो भी गया था कि ये सारे एशियाटिक चीता जो थे अब हमारे फॉरेस्ट कवर्स में देखने को नहीं मिलते थे। बट रिसेंटली आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी, एशियाटिक चीता को हमने इंपोर्ट किया है। कहाँ से इंपोर्ट किया है और कब इंपोर्ट किया है? वी ऑल नो ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी के बर्थडे के दिन उनके जो 72nd बर्थडे था, अभी इसी ईयर हमने जो सेलिब्रेट किया है, वहीं पे हमने क्या देखा कि 72nd बर्थडे पे ऑन 17 सितंबर 2022 नामीबिया इज अ कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आपको ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगा। नामीबिया एक देश है, वहाँ से 8 चीताज को हमने ट्रांसपोर्ट किया और ये कहाँ पे आए हैं? इंडिया में। इंडिया में ये मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में ट्रांसपोर्ट किए गए हैं, एमपी के कुनू नेशनल पार्क में। कितने चीता? 8। कब किए गए? ऑन द 72nd बर्थडे ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन बन गया MCQ के लिए। तो किस जन्मदिन पे? 72nd। किस डेट को? 17 सितंबर 2022। किसने चीते मंगाएंगे? 8 चीता। कहाँ से मंगाएंगे? नामीबिया कहाँ का है? अफ्रीका का। कहाँ पर? साउथ वेस्ट अफ्रीका का है ये। और अफ्रीका, नामीबिया के अगर हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका मिल जाएगा, बोत्सवाना मिल जाएगा, वेयर यू बी फाउंड वन ऑफ द नेबरिंग नेशंस ऑफ नामीबिया एज अ नेशन। सो ये सम फैक्ट रिलेटेड टू एशियाटिक चीता। And with this, we are done with the categories of the plants and animal species that we have in our country. हमारे देश में जितने plant and species, different kinds of plant and species मौजूद हैं, उन सब की हमने बात कर ली. So with this, I'm going to wind up this video. And in next video हम बात करेंगे कौन से negative factors रहे हैं जिनकी वजह से ये plants और animals species जो हमारे हैं वो continuous decrease हो रहे हैं. Thank you everyone for watching Bhugraphy. Do like, share and subscribe. Keep watching. Thank you.